दोस्तों फ्रो में अभी तक आपने देखा कि किस तरह सैरा ने अपनी कुछ गलतियों की वजह से कैनी के पिता की जान ले ली और यहाँ 32 लोगों से भरी हुई एक बस इसी टाउन में ये जाने बिना कि ये टाउन उनके लिए किसी बैड लक से कम नहीं वहाँ आके रुकती है। उसी रात 32 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही बच पाए। यहाँ बॉयड भी अपने जिस्म के अंदर कुछ कीड़ों को हरकत करते हुए देख सकता था, जिसे देखकर बॉयड इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसने अभी तक इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। यहाँ जेम घर गिरने की वजह से बाल बाल बच जाता है और तैबिथा को पता नहीं क्यों अब ज़ोंबी बच्चे दिखाई देने लगे थे। दूसरी ओर कैनी जब चर्च के अंदर यहाँ वहाँ कुछ चीजों को ढूंढ रहा था तब उसे बेसमेंट में और कोई नहीं बल्कि सैरा दिखाई देती है और इसी के साथ वो सीन कट हो गया। अगले पल हम देखते हैं कैनी की मॉम और कैनी के पिता को जो अब क्रिस्टी के पास आए होते हैं। दोस्तों ये उसी टाइम का सीन था जब कैनी अपने पूरी परिवार के साथ इस मनहूस टाउन में फंसा था। कैनी क्रिस्टी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि क्रिस्टी ने कहा कि आप तीनों यहाँ पर रह सकते हैं, मगर कैनी और उसकी मॉम जो कि पहले ही एक रेस्टोरेंट चलाते थे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो डाइनर है उसके अंदर काम करके लोगों के लिए खाना पकाएंगे। मगर हम अपने पिता को जो बेचारे ये भूल जाते हैं कि वो हमारे क्या लगते हैं, यानी कैनी के पिता को भूलने की बीमारी थी, उन्हें हम इसी तरह आपकी निगरानी में छोड़ेंगे क्योंकि वो हमारे जब आम रूटीन में घर रहा करते थे तो वहाँ पर भी हर रोज नींद में उठने के बाद दरवाजा खोल के बाहर चले जाया करते। इसलिए अगर यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया तो सबकी जान को खतरा होगा। कैनी के पिता उन दोनों को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, मगर फिर भी कैनी और कैनी की मॉम दिल पे पत्थर रख के कैनी के डैड को हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले जाते हैं। और अगले पल हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन जहाँ पे कैनी जैसे ही सारा को देखता है तो उसे अपने पिता की मौत याद आ गई। उसके पिता कैसे खून से लथपथ, उनकी अंतड़ियां बाहर आ चुकी थी और उनकी हालत पहचान में नहीं आ रही होती। उस नजारे को याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो भागता हुआ बॉयड के पास आया। कैनी ने कहा बॉयड जल्दी से चलो, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है। बॉयड कहता है यार शाम होने वाली है, चाहे जितना कुछ भी इम्पोर्टेंट हो हमें सुबह पे रखना होगा। मगर कैनी बॉयड से कहता है देखो बॉयड ऐसा कुछ है जो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं जूली को जो अपनी माँ तैबिथा से पूछती है देखिए कल ईथन ने आपके अंदर एक अजीब सा बदलाव देखा। जब ईथन आपके साथ खेल रहा था तो आपने ईथन को उठाया और जल्दी से घर के अंदर ले आई। जिस पर तैबिथा कहती है देखो बेटा कल फिर मुझे वो बच्चे नजर आए थे, लेकिन प्लीज तुम अपने पिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी। मुझे लगता है कि मैं हेलुसिनेशन कर रही हूँ, इसलिए ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं। इतना कहकर तैबिथा वहाँ से चली जाती है। जब जूली ईथन के पास आ रही थी तभी अगले ही पल वहाँ पर जेड आ गया। जेड ने कहा अरे तुम तीनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? मगर ईथन कहता है हमारा घर गिर गया था इसीलिए हमें कहीं ना कहीं तो रहना ही था ना। जिस पर जेड काफी गुस्सा होता है, जिसे देखकर जूली और ईथन बहुत परेशान हुए। दोस्तों जेड इस वजह से गुस्सा था क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा मेहनत जो रेडियो बनाने पर जाया गई और रेडियो जरा सा भी वर्क नहीं किया और तो और हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। यहाँ हम देखते हैं कैनी को जो अब बॉयड को चर्च की बेसमेंट में ले आता है। बॉयड ने जैसे ही सैरा को देखा तो बॉयड भी हैरान हो जाता है क्योंकि सैरा को तो वो जंगल में छोड़ आया था। बॉयड ने कहा कैनी तुम जरा ऊपर जाओ, मुझे सैरा से पर्सनल बात करनी है। कैनी कहता है भला ये क्या बात हुई, अब जो कुछ भी है मेरे सामने ही करो। लेकिन बॉयड ने दोबारा कैनी से कहा प्लीज ऊपर जाके मेरा वेट करना, मैं अभी ऊपर आ जाऊंगा। तभी कैनी ऊपर गया और बॉयड ने तुरंत ही सैरा की लगाई हुई हथकड़ियां खोल दी। बॉयड ने कहा आखिर तुमने मुझे पेड़ के अंदर जाने का क्यों कहा? इसका जवाब में सैरा कहती है मुझे एक पता नहीं व्हाइट कलर के कपड़े पहना हुआ बच्चा नजर आया था, उसने कहा तुम पेड़ के अंदर सुरक्षित रहोगे। मैं आपके पीछे ही पेड़ के अंदर गई थी, लेकिन पेड़ के अंदर जाने के बाद मैं तुरंत ही चर्च की बेसमेंट में आ गई। बॉयड कहता है लेकिन ये तो नामुमकिन है। सैरा कहती है इसी बात का तो मुझे अंदाजा नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था कि आत्माएं मुझसे कह रही हैं जहाँ कहीं भी हो वापस चले जाओ। तुमने जंगल में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन हमने तो उसकी बात मानी नहीं। लेकिन आप बताइए आप सही सलामत टाउन के अंदर कैसे आए? जिस पर बॉयड सारी कहानी बताता है और कहता है मुझे मार्टिन नाम का एक आदमी मिला था जो हमारे बारे में सब कुछ जानता था। उसने अपना खून मुझ में मिलाया और अब उसके अंदर जो कीड़े थे वो मेरे अंदर भी आ चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा अंत किस तरह होगा और तो और मेरा कैंसर भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। तभी सैरा कहने लगी देखिए बॉयड कैनी को रोकना, अगर उसने सभी टाउन वालों को बता दिया तो सारे के सारे टाउन वाले मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। जिस पर बॉयड कहता है ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन तुम बेसमेंट से एक भी कदम बाहर मत निकालना। इतना कहते ही बॉयड ऊपर आ जाता है जहाँ कैनी उसका इंतजार कर रहा था। कैनी ने कहा हमें जल्द से जल्द सैरा को रात होते ही लोहे के पिंजरे में डाल देना चाहिए। जिस पर बॉयड अब उसे शांत करवा के कहने लगा देखो कैनी सैरा वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। दोस्तों एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कैनी को नहीं पता कि सैरा ने ही उस रात हॉस्पिटल का दरवाजा खोला था जिस रात मॉन्स्टर्स ने कैनी के पिता को जान से मार डाला। ये तो बस अफवाहें थी जो सैरा के बारे में उड़ाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों कैनी को ये नहीं पता होता कि ये अफवाह बिल्कुल सच होने वाली है। और तो और बॉयड अब भी उसे सैरा के बारे में सब कुछ अच्छा सोचने का कहता है। बॉयड कहता है देखो वो सैरा नहीं थी जिसने तुम्हारे पिता की जान ली। लेकिन दोस्तों यहाँ बॉयड से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बॉयड बातों ही बातों में कह देता है कि उसके दिमाग में जो आत्माएं हैं वो उससे ऐसे काम करने को कहती हैं। ये सुनते ही कैनी बहुत
बहुत ज्यादा चौंक गया और बॉयड पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बॉयड इतना ज्यादा अच्छा इंसान और कैनी के बारे में तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसने ही कैनी को नहीं बताया कि सारा ने ही उसके पिता की जान ली है, इसीलिए कैनी बॉयड पर बहुत ज्यादा भड़क गया। कैनी ने कहा, देखो बॉयड, तुम सबको बताते हो या मैं खुद इस टाउन के अंदर ऐलान करूं कि सहरा अब भी तुम्हारे कब्जे में है और तुम चाहते हो कि रूल्स तोड़कर सहरा की जान बचा ली जाए, जबकि हमें ये बात का पूरा यकीन है कि सहरा ही सबसे बड़ी कातिल है। मगर बॉयड इस बार बहुत ज्यादा कैनी पर गुस्सा करता है और कहता है, देखो कैनी, अगर तुमने मुझ पे इतना ज्यादा यकीन किया है तो एक मर्तबा और यकीन करो। मुझे पता है कि तुम्हें अपने पिता की मौत याद आ रही होगी और उसे भुलाना और मुझ पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, तो प्लीज एक मर्तबा मेरा यकीन करो। मगर तभी हम देखते हैं कि बॉयड को बात करते करते चक्कर आ जाते हैं। कैनी ने बॉयड को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन बॉयड छत से बाहर चला जाता है। बॉयड ने देखा कि उसकी बाजू में फिर से वो कीड़े हरकत कर रहे हैं और अगले ही पल बॉयड नीचे गिर गया। कैनी ने तुरंत ही बॉयड को संभालने के लिए बाकी सभी लोगों को अपने पास आने का कह दिया और इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। अगले पल हम देखते हैं जूली और उसके छोटे भाई ईथन को, जो कॉलोनी हाउस में आए थे। वहाँ पर जूली को फातिमा मिलती है, जो जूली से कहने लगी, हम बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें हमारी शादी में आना होगा। जूली ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं ईथन को, जो विक्टर से कहता है, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिला? जिसके जवाब में विक्टर ने कहा, बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा होगा। मगर ईथन विक्टर को बोलता है, देखो मैं टाउन से खास तुम्हारे लिए कुछ कलर्स लाया हूँ, क्योंकि तुम ड्राइंग करते थे ना, इसलिए तुम्हें इन कलर्स की जरूरत पड़ेगी। ये कलर्स मैं अपने साथ ले आया था। लेकिन दोस्तों विक्टर अब भी ईथन की बात का जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए ईथन चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया। अगले ही पल हम देखते हैं जूली को, जो कॉलोनी हाउस के बाहर बैठा हुआ एल्जिन उसके पास आती है। जूली ने कहा, क्या तुम ही वो आदमी थे जो बस में सबको वार्न कर रहा था कि इस टाउन से बाहर निकल जाओ? एल्जिन कहता है, यहाँ पर एक छोटी सी बात भी आग की तरह फैलती है। जूली कहती है, फैले भी क्यों ना, हम सब लोग एकजुट होके रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी से कोई बात ना छुपाई जाए। लेकिन दोस्तों अभी बॉयड और कैनी सबसे ये बात छुपा रहे थे कि सहरा उनके कब्जे में है और तो और सहरा को इस टाउन में कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ सीन शिफ्ट होता है बॉयड पर, जिसके पास क्रिस्टी आके उसका चेकअप करती है। क्रिस्टी ने कहा, मुझे कैनी ने बताया कि आपको चक्कर आ रहे थे। बॉयड कहता है, ये कोई मसला नहीं है, वो चक्कर इसलिए आ रहे थे क्योंकि जब मैं जंगल में गया था ना, वहाँ पे मुझे कुछ मकड़ियों ने काट लिया था, जिसके निशान अब भी मेरे जिस्म पर है। जैसे क्रिस्टी ने वो निशान देखे, तभी क्रिस्टी की नजर बॉयड की बाजू पर लगे हुए जख्म पर जाती है। क्रिस्टी ने कहा, इस जख्म के बारे में आप मुझे कब बताने वाले थे? जिस पर बॉयड कहता है, अरे अरे ये तो बस छोटा सा कट है जो मुझे एक लकड़ी से आया है, तुम बताओ कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्रिस्टी कहती है, मुझे कोई सिम्टम्स या कोई गलत चीज आपके अंदर नजर नहीं आ रही, इसीलिए बेहतर होगा कि आप मुझे खुद सच सच बता दे कि आपके साथ क्या हुआ है। जिसे सुनकर बॉयड हंसने लगता है और बॉयड ने कहा, अरे मेरे साथ क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर बॉयड जैसे ही खड़ा होने लगा तो उसे तुरंत ही चक्कर आ जाते हैं और क्रिस्टी ने कहा, देखा आप ठीक नहीं है, इसीलिए आपको रेस्ट करनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कैनी को, जो अपनी मोम के पास आया और उनसे एक खाने का डिब्बा लिया। कैनी की मोम ने कहा, ये किसके लिए लेके जा रहे हो? कैनी कहता है, ये मैं बॉयड के लिए लेके जा रहा हूँ। दोस्तों असलियत में ये खाना सहरा के लिए था, लेकिन अभी कैनी ने सहरा के बारे में किसी और को तो छोड़ो, अपनी माँ तक को नहीं बताया होता। दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे तबिथा अपने पति जिम से मिलने आई होती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल में आई तो वहाँ पर उसे जैना दिखाई दी। जैना हॉस्पिटल की दवाइयों में से कुछ ड्रग्स चुरा रही होती है, लेकिन तबिथा को देखते ही उसने वो ड्रग्स वापस रख दिए। तबिथा ने कहा, ये सब तो क्रिस्टी की दवाइयाँ है ना, तो फिर तुम इन्हें क्यों छेड़ रही हो? जिसका जवाब में जैना कहती है, मैं भी क्रिस्टी की तरह एक डॉक्टर तो नहीं बल्कि हेड नर्स हूँ और क्रिस्टी ने मुझे एक काम सौंपा है ताकि मैं सभी दवाइयों को अरेंज करके उनका हिसाब लगा सकूं कि ये दवाइयाँ कितने दिन चलेंगी। दोस्तों असलियत में जैना ने तबिथा से झूठ बोला, वो तो यहाँ से नशे की दवाइयों को चुरा रही थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इस बात के बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले ही पल हम देखते हैं तबिथा और जिम को, जो डाइनर के बाहर खड़े हुए सभी बस के पैसेंजर्स को देख रहे थे, जो अपना सामान उठाकर हर एक घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तबिथा कहती है, जिम तुम सुबह से सही बर्ताव नहीं कर रहे। जिसका जवाब में जिम कहने लगा, देखो तबिथा, क्या हो कि हम सो रहे हो, यानी क्या हो कि मैं सो रहा हूँ और तुम मेरे पास खड़ी मेरे उठने का इंतजार कर रही हो, या क्या हो कि मैं कोमा में हूँ या बेहोश हूँ और तुम जूली और ईथन तीनों मेरे बेड के इर्द गिर्द खड़े होकर मेरे लिए दुआ कर रहे हो कि काश जिम सही सलामत उठ जाए। जिसपे तबिथा ने कहा, देखो जिम, तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। दोस्तों यहाँ जिम की दिमागी हालत जरा सी बिगड़ती जा रही थी, मगर तबिथा ने जिम को संभाला और कहा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ सब लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ सर्वाइव करो। मगर जिम कहता है, हमसे सिर्फ सर्वाइव नहीं होगा, हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। जिसके जवाब में तबिथा ने कहा, हाँ जरूर सोचो, लेकिन अपने दिमाग पे इतना भी बोझ मत डालो कि तुम्हारा दिमाग ही खराब होने लगे। इसी के साथ सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड को, जो अपना हाथ मुंह धोकर वॉशरूम से जैसे ही बाहर आया तो उससे सामने फादर खत्री दिखाई दिए। बॉयड ये देखकर तुरंत ही डर जाता है और बॉयड ने अपना ध्यान यहाँ वहाँ लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर फादर खत्री उसे कहते हैं, हाँ मैं असली नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बॉयड अपने ही दिमाग के एक हिस्से को इमेजिन कर रहा था जिसमें फादर खत्री बॉयड की
मदद कर रहे हैं। फादर खत्री ने कहा, देखो बॉयड, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सबको ये सच सच बताने वाले हो कि सहरा तुम्हारे पास है, और तो और तुम सहरा को लेकर जंगल के सफर पर भी गए थे। लेकिन याद रहे, ऐसा करके तुम सभी टाउन वालों की उम्मीदों को तोड़ दोगे। सभी टाउन वाले तुम्हें लीडर मानते थे और अब भी मानते हैं। अगर तुमने यही हरकत की तो उनका सारा का सारा यकीन तुमसे उठ जाएगा। मगर बॉयड कहता है, देखो, कैनी की जगह पर मेरा बेटा एलिस भी तो हो सकता था ना। कैनी के पिता की जगह पर मैं भी तो हो सकता था। तो बताओ, तब तुम मुझे क्या मशवरा देते? लेकिन फादर खत्री ने कहा, देखो, जो लीडर होता है ना, उसे इस तरह के कड़वे सच छुपाने पड़ते हैं, गंदे झूठ बोलने पड़ते हैं, ताकि उसकी प्रजा या उसकी टीम हड़बड़ी में ना आ जाए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम को, जो डोना से कहता है, मुझे मेरा टूटा हुआ रेडियो अब के अभी चाहिए। जिस पर डोना जिम को कहती है, जरा साइड पे आओ, मैं सबके सामने उस घटिया और मनहूस रेडियो की बात नहीं करना चाहती। डोना ने कहा, देखो जिम, अभी कुछ दिन घाव पर मरहम लगे रहने दो। दोबारा से रेडियो की बात करोगे तो सबको फिर से अपनी नाकामी याद आएगी। ठीक वैसे जैसा मैंने पहले बोला था कि हमें प्लान बी के लिए रेडी रहना होगा, कि जब लोग अपने प्लान को फेल होता देखेंगे तो किस तरह रिएक्ट करेंगे। शुक्र है कि लोगों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अब तुम उनकी हिम्मत को फिर से तोड़ने की बात कर रहे हो। तो प्लीज अपने रेडियो को भूल जाओ और यहाँ सब कुछ नॉर्मल रहने दो। उनकी बातचीत चल रही थी कि तभी डोना को बाहर से आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से डोना तुरंत ही बाहर को भाग जाती है। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड को, जो एक आदमी को बहुत जोर से पीट रहा था। डोना ने कहा, आखिर तुम इतनी हिंसा क्यों फैला रहे हो भाई? ब्रैड कहता है, ये आदमी मेरे सामान को मेरी इजाजत के बिना हाथ लगा रहा था, इसलिए मेरा मन चाहा तो मैंने इसे पीट दिया। जिसके जवाब में डोना कहती है, यहाँ पे कोई भी तुम्हारा दुश्मन या कोई भी अपना पराया नहीं है, सब लोग एकजुट होके रहते हैं, इसीलिए तुम्हें भी रूल्स के हिसाब से चलना होगा। मगर ब्रैड कहता है, अपने रूल्स तुम पीछे ले लो। इतना कहकर उसने अपना सामान उठाया और वहाँ से चला गया। यहाँ हम देखते हैं कैनी को, जो सहरा से कहता है, तुम बताओ, तुम्हें मेरे पिता को मार के क्या मिला? आखिर तुम कोई साइको हो या कोई पागल वागल? तुमने तो अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, और देखो कितने मजे से खाना खा रही हो, जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। इसके जवाब में सहरा कहती है, तुम नहीं समझोगे कि मुझ पे क्या बीत रही है। कैनी कहता है, भाड़ में जाओ तुम और तुम पे बीतने वाली भी। तुम ये बताओ, क्या तुम समझ सकती हो कि मेरे पे क्या बीत रही है? मेरे पिता, जिसकी हिफाजत का मैंने जिम्मा ले रखा था, मैं लोगों को बचाने में इतना ज्यादा मगर हो गया कि उन्हें ही ना बचा पाया। बताओ, क्या मॉन्स्टर्स कम थे कि तुमने भी उन्हें मारने का जिम्मा ले लिया? ये सुनते ही सहरा भी दुखी हो गई और कैनी से माफी मांगती है, लेकिन कैनी कहता है, मैं तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। यहाँ हम देखते हैं डोना को, जिसने एक कुल्हाड़ी उठाई और तुरंत ही ब्रैड के पास आ जाती है। डोना ने कहा, अगर तुम्हें रूल से इतनी ही दिक्कत है तो चुपचाप अपना सामान उठाओ और मेरे इस कॉलोनी हाउस से दफा हो जाओ। जिसके जवाब में ब्रैड कहता है, भाड़ में जाओ। तो गुस्से में आके डोना ने कुल्हाड़ी को दीवार में दे मारा, जिससे डर कर ब्रैड नीचे गिर जाता है। और फिर डोना ब्रैड को लेकर यहाँ टाउन में आ गई, जहाँ थे उसने ब्रैड से कहा, तुम्हारे लिए ना कॉलोनी हाउस में जगह है और ना ही टाउन के किसी घर में, तुम बस यहाँ बस में रहोगे, और याद रहे इस पत्थर को यहाँ पे लटका लेना, बाकी तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। इतना कहकर डोना वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कैनी को, जिसके पास बॉयड आता है। बॉयड ने कहा, कैनी देखो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन प्लीज तुम भी मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मगर अब फिर से कैनी बॉयड पर दोबारा गुस्सा होकर बॉयड की एक भी सुने बिना वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट हुआ और हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर ब्रैड बस के अंदर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे डर के मारे नींद नहीं आ रही होती। तभी उसे बाहर किसी के होने की आवाज आई, तो ब्रैड तुरंत ही उठकर बस के आगे वाले हिस्से में आ गया। तभी ब्रैड को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो ब्रैड को कहने लगी, देखो ब्रैड, तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, इसीलिए मुझे डोना ने कहा है कि तुम कॉलोनी हाउस में आ जाओ। तो फिर यहाँ पे ब्रैड उस मॉन्स्टर की बातों में आते ही बस का डोर ओपन करने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये मॉन्स्टर हुए तो ब्रैड को कच्चा चबा जाएंगे। इसलिए ब्रैड उन सबको कहता है, अगर तुम मॉन्स्टर नहीं हो तो इस दरवाजे पर चारों तरफ से दम लगाओ, अगर ये दरवाजा टूट गया तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। ब्रैड की ये बात सुनते ही वो मॉन्स्टर्स चुपचाप पीछे चले जाते हैं, जिसे देख के ब्रैड को यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स ही थे, और ब्रैड मरते मरते बाल बाल बचता है। या दूसरी ओर हम देखते हैं जेड को, जो अब बार के अंदर ही शराब पी रहा था। तभी उसने दरवाजे पे देखा एक आदमी को, जिसकी बुक में वही खास तरह का निशान बना होता है, जो निशान जेड को और विक्टर को दिखाई देते हैं। अगले ही पल उन निशानों में से खून बहना शुरू हो गया, जिसे देखकर जेड फौरन ही डर के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। अगले ही पल उसने देखा कि वो आदमी जिसके हाथ में वो बुक थी, दोनों गायब हो जाते हैं। इसलिए जेड बेचारा काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ फ्रॉम का ये पार्ट यही खत्म हो गया। गाइस, हर 2 दिनों बाद, यानी ये पार्ट आज आप लोग देख रहे हो ना, तो परसों इसका अगला पार्ट आ जाया करेगा। लेकिन इन पार्ट्स के दरमियान में फ्रॉम जैसी ही वेब सीरीज और फ्रॉम जैसी ही मॉन्स्टर्स वाली हॉरर फिल्म्स मैं आपके लिए पेश करता जाऊंगा, तो उन्हें भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।